हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू स्मार्ट नॉलेज। प्यारे बच्चों, आज की जो वीडियो है उसमें हम डिस्कस करेंगे कॉमन एनुअल स्कूल एग्जामिनेशन फॉर क्लास 11th। प्रैक्टिस पेपर रहेगा, प्रैक्टिस पेपर नंबर 4। इससे पहले 3 और आपके साथ शेयर किए जा चुके हैं, ठीक है, उनको भी अच्छे से कीजिएगा। ये 4th प्रैक्टिस पेपर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। सब्जेक्ट रहेगा हिंदी इलेक्टिव, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है इन सब में आपके साथ शेयर किए गए हैं। और कई सारे पेपर अगर आप कर लोगे तो आपके एनुअल एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल ये वीडियो रहने वाली है। सो इम्पोर्टेंट है, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। क्लियर? एंड टाइम अलाउड रहेगा 3 आवर्स एंड मैक्स मार्क्स रहेंगे 80। सभी सब्जेक्ट के प्रैक्टिस पेपर आपको इस चैनल पर मिलते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। क्लियर? सामने निर्देश दिए गए हैं, 3 खंड देखने को मिलेंगे, क, ख और ग। दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए सभी प्रश्नों के उत्तर जो है वो आपको देने हैं। तीनों खंड के कुल 14 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है, और सभी के उत्तर देना अनिवार्य है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर आपको लिखने हैं। हम क्यों स्वशासन चाहते हैं? हम प्रशासन की कार्यकुशलता के लिए स्वशासन चाहते हैं। हम अपनी सुरक्षा के लिए स्वशासन चाहते हैं। हम अपने राष्ट्रीय हितों के लिए, अपने लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए स्वशासन चाहते हैं। राजनीतिक हीनता का अर्थ है नैतिक पतन। यह हमारे आत्मसम्मान को चोट पहुंचाती है। एक स्वतंत्र आदमी का मस्तिष्क और उसकी आत्मा एक गुलाम आदमी के मन मस्तिष्क के समान नहीं हो सकती। कोई भी गुलाम देश जो है वो पतंजलि, बुद्ध और वाल्मीकि जैसी विभूतियां नहीं दे सकता, ठीक है। हम स्वशासन चाहते हैं जिससे कि हम अपने ऊपर से राजनीतिक हीनता का यह कलंक जो है वो मिटा सकें, अन्य राष्ट्रों के साथ अपना सिर ऊंचा कर चल सकें, अपने भाग्य का निर्माण स्वयं कर सकें। हमें स्वशासन केवल अपने लिए ही नहीं चाहिए, वरना पूरी मानवता के हित में चाहिए। सृष्टि के प्रारंभ में गंगा यमुना के तटों पर हमारे ऋषियों ने उन ऋचाओं का गान किया था जो ईश्वरीय आदर्शोन्मुख मानवता की प्रथम अभिव्यक्ति को दर्शाती थी। सप्त पर्वत श्रेणियों पर अनंत शहर के बनने से पहले सृष्टि के आरंभ में हम मानवता के आध्यात्मिक गुरु थे। हमारा अतीत हमें इतिहास की उस मध्यम प्रकाश की पूर्व संध्या की ओर ले जाता है। उस समय जब पूरा विश्व नृशंसता का शिकार हो रहा था, हमने मानवता का पथ प्रदर्शन किया था। हमारा लक्ष्य है कि फिर से मानवता के आध्यात्मिक गुरु बनकर उसको निर्देशित कर सकें, लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक हम स्वयं जागृत ना हों, हम मुक्त ना हों, हम स्वतंत्र ना हों। अब क्वेश्चन दिए गए हैं, ठीक है। लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए डैश आवश्यक है। तो क्या आवश्यक है? तो जो है स्वशासन वो आवश्यक है लोगों के नैतिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए। निम्नलिखित कथन और कारण को ध्यानपूर्वक पढ़ना है। इसके बाद दिए गए विकल्पों में से एक सही विकल्प चुनकर आपको लिखना है। कोई भी गुलाम देश पतंजलि, बुद्ध अथवा वाल्मीकि जैसी विभूतियां नहीं दे सकता। कारण रहेगा एक स्वतंत्र आदमी का मस्तिष्क और उसकी आत्मा एक गुलाम आदमी के मन मस्तिष्क के समान नहीं हो सकती है, ठीक है। तो इसमें कथन और कारण जो है ये दोनों ही क्या है, सही है, और ये सही व्याख्या भी कर रहा है, इसीलिए हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ग रहेगा। नेक्स्ट देखिए, राजनीतिक हीनता का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जो राजनीतिक हीनता है वो क्या करती है, राजनीतिक हीनता मनुष्य का जो आत्मसम्मान है उसको ठेस पहुंचाती है। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन है, स्वशासन से आप क्या समझते हैं? स्वशासन का मतलब क्या होता है? स्वशासन होता है अपना शासन, पराधीन ना होना, वो क्या कहलाता है, स्वशासन कहलाता है। तो जैसे भारत पे जब अंग्रेजों का राज था तो हम पराधीन थे, लेकिन उसके बाद जब अंग्रेजों के चंगुल से छूटे तो हमारा अपना शासन हो गया। तो यहाँ पे आप लिख देंगे स्वशासन का अर्थ क्या है, पराधीन न होना, क्या कहलाता है, स्वशासन कहलाता है। नेक्स्ट देखिए, गद्यांश में किस लक्ष्य की बात की गई है? लक्ष्य की बाधा के रूप में किसे वर्णित किया गया है? आंसर रहेगा, देखिए हमारा लक्ष्य है कि, तो किस लक्ष्य की बात की गई है, यहाँ से आंसर करेंगे 5th क्वेश्चन का। तो इसमें क्या है कि हमारा लक्ष्य है कि फिर से मानवता का आध्यात्मिक गुरु बनकर उसको निर्देशित कर सके, लेकिन इस लक्ष्य की पूर्ति तब तक नहीं हो सकती जब तक जो है हम स्वयं जागृत ना हो, हम मुक्त ना हो और हम स्वतंत्र ना हो। यानी हमारे पास जो बहुत सारी कुरीतियाँ, जो इस तरह की चीज़ें हैं, जात पात है, धर्म के आधार पर लड़ाइयाँ हैं, जब तक हम इनसे स्वाधीन नहीं हो सकते, इनसे हम फ्री नहीं हो सकते, तब तक हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति नहीं कर सकते। तो ये 5th क्वेश्चन का आंसर रहेगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 6 है, गद्यांश में आए महापुरुषों के नाम के साथ विश्व में उनकी प्रसिद्धि का आधार जो है वो संक्षेप में लिखना है।
तो देखिए इसमें किस किस का नाम आया है। पतंजलि जो कि योग के क्षेत्र में जाने जाते हैं, बुद्ध जो है शांति और अहिंसा के संदेश के लिए जाने जाते हैं, और वाल्मीकि जो है वो साहित्यिक योगदान, जैसे उन्होंने रामायण लिखी थी तो उसके कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो यहाँ से आंसर कर देंगे महर्षि पतंजलि योग के क्षेत्र में, महात्मा बुद्ध अपने शांति और अहिंसा के संदेश के कारण, तथा वाल्मीकि अपने साहित्यिक योगदान के कारण विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। तो 6th क्वेश्चन का आंसर यहाँ से हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कविता के अंश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उपयुक्त उत्तर लिखिए। पथ के बीचों बीच खड़ी दीवार और मैं देख रहा हूँ बढ़ती आती रात, चील सी पैर फैलाए और सिमटते जाते विश्वासों के साए, तमका अपने सूरज पर विस्तार और मैं देख रहा हूँ महज तनिक से तेज हवा के हुए दुधारे, औंधे मुँह गिर पड़े धूल पर सपने सारे, खिलने के क्षण में ऐसे आसार और मैं देख रहा हूँ धिक मेरा काव्यत्व, कि जिसने टेका माथा धिक मेरा पुंसत्व, कि जिसकी कायर गाथा, मैं ये अपने से ही अपने की हार और मैं देख रहा हूँ। तो तम का अपने सूरज पर विस्तार पंक्ति में तम का क्या अर्थ है? तो तम का अर्थ क्या होता है? तम का अर्थ होता है अंधकार। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन दिखाया गया है, कविता में कवि का कौन सा भाव मुखर हुआ है? तो कविता में कवि जो है वो जो है उसकी असमर्थता के बारे में पता चल रहा है। बढ़ती आती रात चील सी पैर फैलाए, तो चील सी पैर फैलाए ये इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें उपमा दी गई है, उपमा अलंकार है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, काव्यांश में कवि द्वारा स्वयं को धिक्कारने का क्या कारण है? तो कवि जो है वो क्यों खुद को धिक्कार रहे हैं? कवि अपनी हार को सहज स्वीकारने की कायरता के कारण स्वयं को धिक्कार रहा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 है, कविता में कवि ने स्वयं को मात्र एक दर्शक के रूप में प्रस्तुत किया है। विपरीत परिस्थितियों में इस प्रकार एक दर्शक की भूमिका में रहने को आप कितना तर्क संगत मानते हैं और क्यों? अपने विचार स्पष्ट कीजिए। आंसर रहेगा, विपरीत परिस्थितियों में एक दर्शक की भूमिका में रहना कदापि तर्क संगत नहीं कहा जा सकता, क्योंकि परिस्थितियों के आगे घुटने टेक कर हम अपने लक्ष्य को कभी प्राप्त नहीं कर सकते। संघर्षरत रहकर परिस्थितियों से पार पाना ही जीवन की सच्ची सफलता है। अगला क्वेश्चन है, कवि के सारे सपने औंधे मुंह क्यों गिर पड़े? आंसर रहेगा, हवा के जरा से तेज झोंकों के समान जैसे ही कवि के जीवन में प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न हुई, कवि के सपने औंधे मुंह गिर पड़े। नेक्स्ट देखिए, खंड का दिया गया है, अभिव्यक्ति और माध्यम पुस्तक के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भारत में अखबारी पत्रकारिता का प्रारंभ किस समाचार पत्र से हुआ था? तो भारत में जो है अखबारी पत्रकारिता का प्रारंभ बंगाल गजट के नाम से माना जाता है। क्या हो जाएगा? बंगाल गजट। नेक्स्ट देखिए, वैकल्पिक पत्रकारिता से आप क्या समझते हैं? तो जो मीडिया स्थापित व्यवस्था के विकल्प को सामने लाने और उसके अनुकूल अभिव्यक्त करता है उसे वैकल्पिक पत्रकारिता कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए संपादन के किन सिद्धांतों का पालन जो है वो आवश्यक है? आंसर रहेगा, पत्रकारिता की साख बनाए रखने के लिए निम्नलिखित सिद्धांतों का पालन आवश्यक होता है। तथ्यों की शुद्धता, वस्तुपरकता, निष्पक्षता, संतुलन और स्रोत जो है, स्रोत कौन से होंगे, इन सभी जो सिद्धांत है उनका पालन आवश्यक हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्नलिखित 3 विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 120 शब्दों में दृश्य लेखन कीजिए। तो विद्यालय में आयोजित खेल दिवस का दृश्य, मेले का दृश्य और परीक्षा कक्ष का दृश्य। यहाँ से करेंगे। सबसे पहला दृश्य है विद्यालय में आयोजित खेल दिवस का दृश्य। ठीक है, विद्यालय के विशाल मैदान को रंग बिरंगी पताकाओं और गुब्बारों से सजाया गया था। मंच पर प्रधानाचार्य, शिक्षकगण एवं अतिथि विराजमान थे। चारों ओर विद्यार्थियों की उत्सुकता और उमंग दिखाई दे रही थी। मार्च पास्ट करती हुई टोलियां अनुशासन और एकता का दृश्य प्रस्तुत कर रही थी। राष्ट्रगान के बाद खेल प्रतियोगिताएं प्रारंभ हुई। दौड़, लंबी कूद, कबड्डी, खो खो जैसी प्रतियोगिताओं में छात्र पूरे उत्साह से भाग ले रहे थे। दर्शक दीर्घा में बैठे छात्र तालियां बजाकर खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ा रहे थे। अंत में विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए गए। पूरा वातावरण उल्लास, आनंद और खेल भावना से भर गया। नेक्स्ट देखिए, दूसरा दृश्य है मेले का दृश्य। तो आप यहाँ से देख सकते हो कि मेले का दृश्य कैसा हो सकता है। आप सभी बच्चे जानते हो, नगर के खुले मैदान में जो है विशाल मेला लगा हुआ था। चारों रंगीन झाड़ियाँ, झालरें और रोशनियाँ चमक रही थी। खिलौनों, मिठाइयों, कपड़ों और खाने पीने की दुकानों पर भारी भीड़ थी।
बच्चों की हंसी, झूलों पर की आवाज़, विक्रेताओं की पुकार वातावरण को जीवंत बना रही थी। कहीं जलेबी, कहीं चाट, कहीं कुल्फ़ी की खुशबू फैल रही थी। लोग परिवार के साथ घूमते हुए खरीदारी कर रहे थे। बच्चों के लिए झूले, चरखे और खेल तमाशे विशेष आकर्षण का केंद्र थे। पूरा मेला आनंद, चहल पहल और रंग बिरंगी रौनक से भरा हुआ दृश्य प्रस्तुत कर रहा था। नेक्स्ट है परीक्षा कक्ष का दृश्य। तो परीक्षा कक्ष में गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। छात्र छात्राएं अपनी अपनी सीटों पर गंभीर मुद्रा में बैठे थे। सभी की आंखों में एकाग्रता और मन में हल्की घबराहट दिखाई दे रही थी। कुछ विद्यार्थी प्रश्न पत्र जो है पढ़ते हुए उत्तर सोच रहे थे, तो कुछ तेजी से लिख रहे थे। कक्ष में केवल पन्नों की सरसराहट और घड़ी की टिक टिक की आवाज़ सुनाई दे रही थी। शिक्षक निरीक्षक शांत भाव से कक्ष में घूम रहे थे। हर विद्यार्थी अपने प्रश्न पत्र में डूबा हुआ था। पूरा वातावरण अनुशासन, गंभीरता और परीक्षा की गंभीर भावना से भरा हुआ था। नेक्स्ट देखिए, अगला क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। निम्न विषयों में से किसी एक विषय पर लगभग 100 शब्दों में पत्र और आवेदन पत्र लिखना है आपको। टॉपिक क्या है? आपके क्षेत्र में पार्क में असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा लगा रहता है। इस समस्या की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए जय भारत समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखना है। पत्र देखेंगे, विषय रहेगा पार्क में असामाजिक तत्वों के जमवाड़े के संबंध में शिकायत करनी है, तो सेवा में संपादक महोदय, दैनिक समाचार पत्र जय भारत, नई दिल्ली। विषय रहेगा हमारे क्षेत्र में पार्क में असामाजिक तत्वों के जमवाड़े के संबंध में। महोदय, सविनय निवेदनीय है कि हमारे क्षेत्र में के सार्वजनिक पार्क में प्रतिदिन असामाजिक तत्वों का जमवाड़ा लगा रहता है। ये लोग शराबखोरी, गाली गलौज और झगड़ा करते हैं, जिससे बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों को भारी परेशानी होती है। पार्क का वातावरण असुरक्षित हो गया है, जहां लोग जाने से डरने लगे हैं। आपके प्रतिष्ठित समाचार पत्र के माध्यम से मैं प्रशासन का ध्यान इस गंभीर समस्या की ओर आकर्षित करना चाहती हूं, ताकि उचित कार्रवाई कर पार्क को सुरक्षित बनाया जा सके। धन्यवाद भवदीय, एक जागरूक नागरिक। नाम, पता और दिनांक आप यहाँ से लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरह से पत्र आप कंप्लीट कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए, अथवा में दिया गया है दिल्ली शिक्षा विभाग में अनुवादक का पद जो है वो रिक्त है। अपनी योग्यताएं बताते हुए इस पद पर नियुक्ति हेतु सव्रत के साथ आवेदन पत्र आपको लिखना है। तो किस बारे में है ये? शिक्षा विभाग में अनुवादक का पद जो है उसके लिए आपको बायोडाटा भेजना है। सबसे पहले आवेदन पत्र होगा, तो सेवा में निदेशक महोदय, दिल्ली शिक्षा विभाग, दिल्ली। विषय रहेगा अनुवादक पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन पत्र। महोदय, सविनय निवेदन यह है कि आपके विभाग में अनुवादक के पद रिक्त होने का विज्ञापन प्रकाशित हुआ है। मैं इस पद हेतु अपना आवेदन प्रस्तुत कर रहा हूँ या कर रही हूँ। मुझे हिंदी और अंग्रेजी भाषाओं का अच्छा ज्ञान है। मैंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी ऑनर्स, बीएड और एमए की शिक्षा प्राप्त की है। मुझे अनुवाद कार्य का शैक्षणिक ज्ञान एवं व्यवहारिक अनुभव है। मैं कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान रखता हूं तथा हिंदी टंकण एवं अनुवाद कार्य में दक्ष हूं। मैं पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और लगन के साथ कार्य करने का आश्वासन देता या देती हूं। अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि मेरी योग्यताओं को ध्यान में रखते हुए मुझे अनुवादक पद पर नियुक्त करने की कृपा करें। आवेदन पत्र के साथ मेरा जो बायोडाटा है सवृत वो संलग्न है। धन्यवाद भवदीय, और हस्ताक्षर हो जाएंगे। यहाँ पे आपका जो है नाम, पता, मोबाइल नंबर, दिनांक वो सब आ जाएगा। उसके बाद जो बायोडाटा है वो कैसे लिखेंगे? तो इसमें आ जाएगा, देखिए नाम आ जाएगा, पिता का नाम आएगा, जन्म तिथि और स्थायी पता। शैक्षिक योग्यताएं क्या हो जाएंगी? इसमें 10वीं कक्षा है, सीबीएसई इस तरह से लिख देंगे। कब उत्तीर्ण की प्रतिशत, ये चीज़ें आप सेम रखेंगे। जो भी हमारे पास जो एप्लीकेशन है उसमें किस पोस्ट के लिए बात की गई है उसके अकॉर्डिंग इसमें थोड़ा बहुत चेंज किया जा सकता है, नहीं तो लगभग यही डाटा रहता है। क्लियर? उसके बाद देखिए बीएड है, एमए है, ये सब लिख देंगे। अन्य योग्यताओं में आप लिख देंगे कंप्यूटर का सामान्य ज्ञान, हिंदी टंकण एवं अनुवाद कार्य में दक्षता। कार्य अनुभव हो जाएगा सुरभि पब्लिक स्कूल में 2 वर्ष हिंदी शिक्षण का अनुभव। उसके बाद उपलब्धियां लिख देंगे। राज्य स्तर पर 2016 में भाषण प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार है। कविता लेखन में 2018 में साहित्य अकादमी द्वारा पुरस्कृत है। अभिरुचियां हो जाएगा संगीत, योग अभ्यास, थिएटर व नाटक मंचन। भाषा ज्ञान हो जाएगा हिंदी, अंग्रेजी, पंजाबी। संदर्भ व्यक्ति का भी आप इसमें नाम दे सकते हो। प्रधानाचार्य सर्वोदय विद्यालय रोहिणी, प्रबंधक रहेगा कैनरा बैंक रोहिणी। उसके बाद दिनांक लिख देंगे और फिर हस्ताक्षर आ जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक प्रश्न का उत्तर आपको देना है। आपके क्षेत्र में आयोजित योग शिविर पर जो है एक प्रतिवेदन तैयार करना है। क्लियर? अथवा में है कि आपके विद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित करने के लिए विद्यालय में एसएमसी की एक बैठक का आयोजन निश्चित हुआ है। इस बैठक की कार्य सूची आपको तैयार करनी है।
तो यहाँ से आंसर करेंगे। आपके क्षेत्र में आयोजित योग शिविर पर प्रतिवेदन, तो क्या रहेगा? शीर्षक है क्षेत्रीय योग शिविर का सफल आयोजन। स्थान रहेगा सामुदायिक भवन, वार्ड नंबर 5। दिनांक रहेगा 20 जनवरी 2026। आयोजक है नगर विकास समिति एवं स्वास्थ्य विभाग। प्रतिवेदक, हमारे क्षेत्र में दिनांक 20 जनवरी 2026 को एक योग शिविर का सफल आयोजन किया गया। इस शिविर का उद्देश्य लोगों को योग, प्राणायाम एवं स्वस्थ जीवन शैली के प्रति जागरूक करना था। शिविर का शुभारंभ प्रातः 6 बजे दीप प्रज्वलन एवं मंत्रोच्चार के साथ हुआ। प्रशिक्षित योग गुरु द्वारा अनुलोम विलोम, कपालभाति, भस्त्रिका, सूर्य नमस्कार एवं ध्यान का अभ्यास कराया गया। बड़ी संख्या में बच्चे, युवाएं, महिलाओं और बुजुर्गों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। योग के लाभों पर संक्षिप्त व्याख्यान भी दिया गया, जिससे मानसिक शांति, शारीरिक स्वास्थ्य और रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया। और शिविर का वातावरण शांत, अनुशासित एवं सकारात्मक था। अंत में सभी प्रतिभागियों को योग को दैनिक जीवन में अपनाने का संकल्प दिलाया गया। यह शिविर अत्यंत सफल, उपयोगी और प्रेरणादायक सिद्ध हुआ। नेक्स्ट जो इसके और में दिया गया है उसमें क्या है कि विद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित करने हेतु एसएमसी बैठक की कार्यसूची आपको बतानी है। तो बैठक का विषय आप लिखेंगे। सबसे पहले बैठक का विषय क्या होता है? विद्यालय में रक्तदान शिविर का आयोजन किया जा रहा है। दिनांक लिख देंगे, समय लिख देंगे, स्थान है विद्यालय सभागार। अध्यक्षता कौन कर रहा है? जो प्रधानाचार्य है महोदय या महोदया। आयोजक कौन है? विद्यालय प्रबंधन समिति एसएमसी है। प्रस्तावित कार्यसूची में क्या है कि बैठक प्रारंभ और अध्यक्षीय अनुमति। तो बैठक का सबसे पहले क्या किया जाएगा? प्रारंभ किया जाएगा। उसके बाद है पिछली बैठक की कार्यवाही की पुष्टि की। जो पिछली बैठक हुई थी उनमें जो भी कार्य करने के लिए बातें हुई थी वो कितना हुआ। विद्यालय में रक्तदान शिविर आयोजित करने का प्रस्ताव रखा जाएगा। आयोजन की तिथि और समय निर्धारण किया जाएगा। रक्तदान शिविर हेतु अस्पताल और ब्लड बैंक से संपर्क किया जाएगा। चिकित्सा दल की व्यवस्था होगी। विद्यार्थियों और अभिभावकों को जागरूक करने की योजना बनाई जाएगी। प्रचार प्रसार की व्यवस्था होगी। स्वच्छता, पेयजल और प्राथमिक चिकित्सा व्यवस्था रहेगी। स्वयं सेवकों की नियुक्ति की जाएगी। बजट एवं संसाधनों पर चर्चा की जाएगी। अन्य विषय यदि लगता हो कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उस पर डिस्कस किया जा सकता है। और अध्यक्षीय धन्यवाद ज्ञापन और बैठक की समाप्ति की जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 60 शब्दों में दीजिए। पहला क्वेश्चन है, एनी फ्रैंक की डायरी के विषय में आप क्या जानते हैं? संक्षिप्त टिप्पणी आपको लिखनी है। आंसर रहेगा, एनी फ्रैंक नामक किशोरी जर्मनी में एक यहूदी परिवार में पैदा हुई थी। द डायरी ऑफ अ यंग गर्ल नाम से प्रकाशित उनकी डायरी, जो कि डच भाषा में है, 1942-1944 के दौरान नाजी अत्याचार के बीच एम्स्टर्डम में छुपकर रहते हुए लिखी गई थी, जिसे 1947 में उनके पिता के द्वारा प्रकाशित कराया गया। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है, पटकथा लेखन में तकनीक का प्रयोग किस प्रकार संभव है? आंसर रहेगा, आजकल कंप्यूटर पर ऐसे सॉफ्टवेयर आ गए हैं जिनमें पटकथा लेखन का प्रारूप बनाया होता है। ये आपको यह बताने में सक्षम होते हैं कि आपकी पटकथा में कहाँ पर कोई त्रुटि है, और इसे सुधारने के सुझाव भी यही सॉफ्टवेयर आपको दे सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है। निम्नलिखित पठित काव्यांश को पढ़कर दिए गए प्रश्नों के सर्वाधिक उपयुक्त विकल्पों का चयन आपको करना है। बांध लेंगे क्या तुझे यह मोम के बंधन सजीले, पंथ की बाधा बनेंगे तितलियों के पर रंगीले, विश्व का करंदन भुला देगी मधुप की मधुर गुनगुन, क्या डुबा देंगे तुझे यह फूल के दल ओस गीले, तूने अपनी छाँव को अपने लिए कारा बनाना, जाग तुझको दूर जाना। कविता में किसका आह्वान किया गया है? तो इसमें आ जाएगा, कविता में किसका आह्वान किया गया है? देशवासियों का आह्वान किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोम के बंधन से कवि का क्या अभिप्राय है? तो मोम का बंधन वो किसको कहा गया है? वो परिवार के मोह को मोम का बंधन वो कहा गया है। क इसका राइट आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 3 है, कविता की पंक्तियों में कौन सा भाव वो नहीं है? तो कविता की पंक्तियों में आगे बढ़ने का भाव है, कर्तव्य पथ पर अग्रसर होने का भाव है, अपनी राह से न भटकने का भाव है, मार्ग से विचलित होने का भाव वो नहीं है। नेक्स्ट है, विश्व का करंदन किसका प्रतीक बनकर आया है? तो विश्व का करंदन वो भारत की स्वतंत्रता इसका प्रतीक बनकर आया है। कविता का प्रमुख स्वर क्या है? तो कविता का प्रमुख स्वर प्रेरणा और जागरण है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं। पत्नी की आंखें आंखें नहीं हाथ हैं, घर में वापसी कविता के आधार पर इस पंक्ति की समीक्षा कीजिए।
पत्नी की आंखें कवि को हर स्थिति में सहयोग करती हैं और संबल प्रदान करती हैं। उसकी आंखों को देखकर कवि को यह अनुभव होता है कि वह सदा उन्हें और उनके परिवार को सहारा देती है और संघर्षों से पार पाने में कवि की सहायता करती है। मुरली के प्रति गोपियों का भाव अपने शब्दों में आपको स्पष्ट करना है। गोपियों ने मुरली के माध्यम से कृष्ण के प्रेम के प्रति अपनी आतुरता को व्यक्त किया है। वह अपने प्रेम को मुरली के साथ बांटना नहीं चाहती और यही कारण है कि मुरली के प्रति ईर्ष्या से ग्रस्त हो जाती हैं। मुरली के प्रति श्री कृष्ण का मोह उनकी ईर्ष्या भाव के कारण है। अगला क्वेश्चन है, कस्तूरी मृग के स्वयं पर चिढ़ने के क्या कारण बादलों को गिरते देखा है कविता में प्रस्तुत किया गया है। आंसर रहेगा, कस्तूरी जो है अपनी ही नाभि में स्थित कस्तूरी की सुगंध को खोजते खोजते जब बेचैन होकर दौड़ते दौड़ते थक जाता है वही है। कविता में इसी प्रसंग का वर्णन जो है वो किया गया है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है, निम्नलिखित में से किसी एक काव्यांश की सप्रसंग व्याख्या करनी है। तो ये आपकी बुक से लिया गया है। भूल गए लाला अपनी सुधी, भूल गए सब ब्याज मूलधन, सकुची सी परचून किराने की ढेरी, लग रही है ही तुच्छतर, इस नीरव प्रदोष में आकुल उमड़ रहा अंतर जग बाहर, अनुभव करता लाला का मन छोटी हस्ती का सस्तापन, जाग उठा उसमें मानव ओ असफल जीवन का उत्पीड़न। यहाँ से इसका आंसर करेंगे। प्रस्तुत काव्यांश जो है वो छायावादी कवि सुमित्रानंदन पंत की कविता संध्या के बाद से लिया गया है। इस कविता में कवि ने एक व्यापारी लाला के जीवन के माध्यम से मानव मन की आंतरिक स्थिति, आत्मबोध और संवेदनात्मक परिवर्तन को भावपूर्ण ढंग से चित्रित किया है। अब इसमें प्रसंग लिखेंगे तो सबसे पहले संदर्भ लिखा जाता है जिसमें कवि का नाम और कविता का नाम सबसे मेन होता है। प्रसंग में उस कविता के बारे में क्या बताया गया है, उस जो आपको काव्यांश दिया गया है, ठीक है। इस काव्यांश में कवि उस समय का वर्णन करता है जब संध्या के शांत वातावरण में लाला के भीतर आत्मचिंतन जागृत होता है। जो व्यक्ति जीवन भर धन, ब्याज, मूलधन, व्यापार को ही सब कुछ समझता रहा, वह अब अपने जीवन की वास्तविकता को समझने लगा है। बाहरी संसार शांत है पर उसके भीतर विचारों और भावनाओं का तूफान उमड़ रहा है। कवि कहता है कि लाला अपनी सुध-बुध भूल चुका है। अब उसे न तो ब्याज की चिंता है और न ही मूलधन की। उसकी छोटी सी परचून की दुकान और किराने के सामान अब उसे तुच्छ और महत्वहीन लगते हैं। नीरव संध्या के समय बाहर सब कुछ शांत है लेकिन उसके भीतर भावनात्मक उथल पुथल मची हुई है। उसे अपने अस्तित्व की छोटी हैसियत और तुच्छता का अनुभव होने लगता है। उसके भीतर मानवता, करुणा और संवेदना जाग उठती है। वह यह समझने लगता है कि उसका जीवन केवल धन संचय में ही व्यर्थ चला गया। यही आत्मबोध उसके लिए असफल जीवन का उत्पीड़न बन जाता है और उसे मानसिक पीड़ा देता है। इसमें विशेष जो दिया गया है, इस काव्यांश में कवि ने यह स्पष्ट किया है कि केवल धन और भौतिकता पर आधारित जीवन अंततः रिक्त, निरर्थक और पीड़ादायक बन जाता है। जब मनुष्य के भीतर आत्म चेतना और मानवता जगती है तब उसे अपने जीवन की वास्तविकता का बोध होता है। तो इसमें मुख्य भावबिंदु क्या है? भौतिकता से आत्मबोध की ओर यात्रा है, धन से मानवता की ओर चेतना, व्यापारिक जीवन की रिक्तता, संवेदना और आत्मचिंतन का उदय है। नेक्स्ट दिया गया है, अथवा में साहिब अंध मुसाहिब मूक सभा बहिरी, रंग रीज गो माचो, भूलो तहाँ भटक्यो घट ओघट बुरीगो, को काहू कर्म न बाचो, भेष न सूझो कहियो समझो न, बतायो सुन्यो न कहा रुचि राचो, देव तहाँ निबरे नटकी बिगरी, मती को सगरी निसी नाचो। तो इसकी आपको सप्रसंग व्याख्या करनी है। इसकी व्याख्या लिखेंगे। संदर्भ दिया गया है सबसे पहले तो प्रस्तुत काव्यांश जो है देवदत्त द्विवेदी द्वारा रचित पाठ देव सेवे से लिया गया है। इस काव्यांश में कवि ने समाज और सत्ता व्यवस्था पर व्यंग्य करते हुए अंधे शासक, गूंगे सलाहकारों और बहरी सभा के माध्यम से सामाजिक अव्यवस्था और नैतिक पतन का चित्रण किया है। प्रसंग हो जाएगा, कवि उस समाज की स्थिति का वर्णन करता है जहाँ शासन व्यवस्था पूरी तरह से विकृत हो चुकी है। शासक जो है विवेकहीन है, उनके सहयोगी बोलने की क्षमता नहीं रखते और सभा सुनने की क्षमता खो चुकी है। ऐसे वातावरण में सत्य, विवेक और नैतिकता का कोई मूल्य नहीं रह जाता। समाज अराजकता और भ्रम की स्थिति में भटक रहा है। व्याख्या दी गई है, कवि कहता है कि साहिब अंधा है, अर्थात शासक के पास दूरदृष्टि और विवेक नहीं है। उसके मुसाहिब यानी सलाहकार मूक हैं, यानी वे सत्य को बोलने का साहस नहीं रखते। सभा बहरी है, अर्थात समाज और व्यवस्था किसी की बात सुनने को तैयार नहीं है। ऐसे वातावरण में केवल दिखावा, रंग रंजन और नाटक हो रहा है। लोग सही मार्ग भूल चुके हैं और जीवन में भटकाव छा गया है। सही और गलत का भेद समाप्त हो गया है। बुढ़ापे तक पहुंचने पर भी किसी को सही कर्म का मार्ग नहीं मिलता। कवि कहता है कि न तो वेशभूषा का सही ज्ञान है, न बात समझने की क्षमता, न किसी की बात सुनने की इच्छा और न ही किसी अच्छी बात में रुचि है।
अंत में कवि देव कहकर व्यंग्य करता है कि इस पूरे वातावरण में मनुष्य की बुद्धि इतनी बिगड़ चुकी है कि वह पूरी रात केवल एक नट या विदूषक की तरह नाचता रहता है, अर्थात जीवन केवल दिखावा, पाखंड और नाटक बनकर रह गया है। इसमें विशेष यानी भावार्थ केंद्रीय भाव आप लिख सकते हो कि यह काव्यांश जो है वो क्या है, तीव्र रूप जिससे सामाजिक व्यंग्य से भरपूर है। इसमें कवि ने सत्ता, समाज और व्यवस्था की विकृति को प्रतीकों के माध्यम से प्रस्तुत किया है। इसके मुख्य भाव बिंदु क्या है? अंधा शासक वो विवेकहीन सत्ता को दिखाता है, मूक मुसाहिब डरपोक सलाहकार, बहरी सभा संवेदनहीन समाज, और नट का नाच है पाखंड दिखावा और ढोंग। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़िए और उचित विकल्प का चयन कीजिए। एक लड़का उनमें बहुत ही हंसोड़ है, खूब तगड़ा और बली दिखता है। लाल कहता था वह डंडा लड़ने में, दौड़ने में, घूसेबाजी में, खाने में, छेड़खानी करने और हो हा हा कर हंसने में समूचे कॉलेज में फर्स्ट है। उसी लड़के ने एक दिन जब मैं उन्हें हलवा परोस रही थी मेरे मुंह की ओर देख कर कहा, माँ तू तो ठीक भारत माता सी लगती है। तू बूढ़ी वह बूढ़ी, उसका उजला हिमालय है तेरे केश। हाँ नक्शे से साबित करता हूँ तू भारत माता है। तेरे सिर तेरा हिमालय, माथे की दोनों गहरी बड़ी रेखाएं गंगा और यमुना, यह नाक विंध्याचल, ठोड़ी कन्याकुमारी तथा छोटी बड़ी झुर्रियाँ रेखाएं भिन्न भिन्न पहाड़ और नदियाँ हैं। जरा पास आ मेरे, तेरे केशों के पीछे से आगे बाएं कंधे पर लहरा दूं, वह बर्मा बन जाएगा। बिना उसके भारत माता का श्रृंगार शुद्ध न होगा। ठीक है। क्वेश्चन है, गद्यांश में वर्णित एक लड़का जो है वो कौन है? तो वो कौन है? वो लाल का एक दोस्त है। नेक्स्ट देखिए, तू तो ठीक भारत माता सी लगती है, यह कथन किसके लिए कहा गया है? यह कथन जानकी के लिए कहा गया है। नेक्स्ट देखिए, लड़के की कौन कौन सी विशेषताएं गद्यांश में वर्णित हैं? तो लड़का जो है वो खूब तगड़ा और बली दिखता है, समूचे कॉलेज में फर्स्ट है, बहुत हंसोड़ है, तो सभी आ जाएंगे। भारत माता के प्रति कौन सा भाव गद्यांश में मुखर हुआ है? तो भारत माता के प्रति जो है वो अपनेपन का भाव यहाँ पर मुखर हुआ है। ठीक है। गद्यांश में विंध्याचल की साम्यता किससे की गई है? तो गद्यांश में विंध्याचल जो है वो नाक से उसकी साम्यता की गई है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं दो प्रश्नों के उत्तर लगभग 40 शब्दों में देने हैं। सपनों के टूट जाने की आवाज़ उसके कानों को फाड़ रही थी। खानाबदोश कहानी के संदर्भ में इस कथन को स्पष्ट करना है। आंसर रहेगा, मानो और सुकिया जब से भट्टे पर आए थे तब से मानो का एक ही सपना था, अपना घर बनाना। वह पक्की ईंटों का एक घर बनाकर सुकिया के साथ उसमें रहना चाहती थी, परंतु बनी बनाई ईंटों को षड्यंत्र के तहत तोड़े जाने के कारण उसका वह सपना जो है मिट्टी में मिल गया और उसका अंतर्मन हाहाकार कर उठा। अगला प्रश्न है, फूले दंपत्ति के परस्पर संबंधों की तुलना में वर्तमान दाम्पत्य जीवन में आप क्या अंतर देखते हैं? उदाहरण सहित अपने उत्तर की पुष्टि आपको करनी है। फूले दंपत्ति के परस्पर संबंध अत्यंत मधुर और सौहार्दपूर्ण थे। दोनों ने मिलकर समाज सुधार के लिए अनेक कार्य किए तथा हर कदम पर एक दूसरे का साथ दिया। जबकि वर्तमान समय में हम देखते हैं कि अधिकांश दंपत्ति अपने निजी हित को प्रमुखता देते हुए समय आने पर स्थापित संबंधों से किनारा करने में भी नहीं हिचकते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, भारतवर्ष की उन्नति कैसे हो सकती है? भाषण में कोई ऐसी दो बातें लिखिए जिन्हें आप भारत की उन्नति के लिए आवश्यक समझते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, परिश्रम का महत्व, जनसंख्या पर नियंत्रण करना, शिक्षा का महत्व, भारतीय भाषाओं के प्रति आदर, देश प्रेम इत्यादि जो है ये क्या है? ये उन्नति के प्रतीक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, गद्यांशों में से किसी एक की सप्रसंग व्याख्या करनी है। समूचा दिन अदृश्य भय और दहशत में बीता था। जसदेव को हल्का बुखार हो गया था, वह अपनी झोपड़ी में पड़ा था। सुकिया उसके पास बैठा था। आज की घटना से मजदूर डर गए। उन्हें लग रहा था कि सूबे सिंह किसी भी वक्त लौटकर आ सकता है। शाम होते ही भट्टे पर सन्नाटा छा गया था। सब अपने अपने खोल में सिमट गए थे। बूढ़ा बिलसिया जो अक्सर बाहर पेड़ के नीचे देर रात तक बैठा रहता था, आज शाम होते अपनी झोपड़ी में जाकर लेट गया था। उसके खांसने की आवाज़ भी आज कुछ धीमी हो गई थी। किसनी की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। तो यहाँ से करेंगे। संदर्भ दिया गया है, प्रस्तुत गद्यांश जो है वो दलित साहित्य के प्रमुख लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि द्वारा रचित पाठ खानाबदोश से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने ईंट भट्टों पर काम करने वाले मजदूरों के भय, शोषण, असुरक्षा और अमानवीय जीवन स्थितियों का यथार्थ चित्रण किया है। प्रसंग रहेगा, इस गद्यांश में उस स्थिति का वर्णन है जब भट्टे पर काम करने वाले मजदूर एक हिंसक घटना के कारण अत्यंत भयभीत हैं। सूबे सिंह नामक व्यक्ति के आतंक से सभी मजदूर जो है वो डर के साए में जी रहे हैं। एक घटना के बाद पूरे भट्टे पर भय और सन्नाटा फैल गया है। सभी मजदूर अपनी अपनी झोपड़ियों में दुबक गए हैं और वातावरण पूर्णतः क्या हो गया है? भयग्रस्त हो गया है। व्याख्या करेंगे
तो लेखक बताता है कि पूरा दिन मजदूरों में क्या रहा। आतंक का भय था, अदृश्य दहशत थी। जसदेव को भय और तनाव के कारण हल्का बुखार हो गया है। वह अपनी झोपड़ी में पड़ा है। सुकिया जो है उसकी देखभाल कर रहा है। दिन में घटी किसी भयावह घटना के कारण सभी मजदूर आतंकित है। जो सूबे सिंह है उसने क्या किया था, जसदेव को बहुत ज़्यादा उसके साथ मार पिटाई की थी जब वो किसनी की जगह चला गया था। तो उन्हें डर है कि सूबे सिंह किसी भी समय वापस आ सकता है और फिर से हिंसा कर सकता है। शाम होते ही पूरा भट्टे पर सन्नाटा छा जाता है। जो लोग सामान्यतः बाहर बैठते हैं, जैसे बूढ़ा बिलसिया है, वह भी डर के कारण अपनी झोपड़ी में चला गया। उसकी खांसी की आवाज़ भी धीमी पड़ गई, जो भय और असुरक्षा की स्थिति को गहराती है। किसने की झोपड़ी से ट्रांजिस्टर की आवाज़ करने आना इस बात का संकेत है कि सामान्य जीवन गतिविधियां भी भय के कारण ठप हो गई हैं। पूरा वातावरण आतंक, असुरक्षा और मानसिक जो भय है उससे भर गया है। तो साहित्यिक सौंदर्य कर लेंगे। इसमें यथार्थवाद है, यानी मजदूर जीवन की सच्ची और करुण वास्तविकता का सजीव चित्रण किया गया है। मनोवैज्ञानिक चित्रण है, भय, दहशत और असुरक्षा की भावना को दिखाया गया है। ठीक है। प्रतीकात्मकता में सन्नाटा, धीमी खांसी, बंद ट्रांजिस्टर, ये सब किसके प्रतीक हैं? भय के प्रतीक हैं। सरल एवं प्रभावशाली भाषा है, सहज, प्रवाहपूर्ण और भावपूर्ण भाषा शैली है। अगला प्रश्न है, इसका सेकंड पार्ट दिया गया है। घर पर बुआ मारती थी, फूफा मारता था क्योंकि उन्होंने उसे पाला था। वे चाहते थे कि बाजार में पल्लेदारी करे, 12-14 आने कमा कर लाए और उन्हें दे दे। बदले में वे उसके सामने बाजरे और चने की रोटियां डाल दें। अब गूंगा भी घर नहीं चाहता, यही काम करता। बच्चे चिढ़ाते हैं, कभी नाराज नहीं होता। चमेली के पति सीधे साधे आदमी हैं, पल जाएगा बेचारा। किंतु वे जानते हैं कि मनुष्य की करुणा की भावना उसके भीतर गूंगेपन की प्रतिछाया है। वह बहुत कुछ करना चाहता है किंतु कर नहीं पाता। इस तरह दिन बीत रहे हैं। संदर्भ रहेगा प्रस्तुत गद्यांश हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध यथार्थवादी लेखक राघव द्वारा रचित कहानी जो है गूंगे से लिया गया है। इस पाठ में लेखक ने गूंगे बालक के माध्यम से समाज की निष्ठुरता, करुणा, शोषण और मानवीय संवेदना का मार्मिक चित्रण किया है। इसमें प्रसंग रहेगा। इस गद्यांश में लेखक जो है गूंगे बालक के जीवन की करुण स्थिति का वर्णन करता है। बुआ फूफा द्वारा पाले जाने के नाम पर उसके साथ अत्याचार किया जाता है। उससे जबरन मजदूरी करवाई जाती है, कमाई छीन ली जाती है। बाद में वह घर छोड़कर कहीं और काम करने लगता है। जहाँ भी उसे वहाँ भी क्या मिलता है, उसे उपेक्षा और उपहास का सामना करना पड़ता है। समाज उसके दर्द को नहीं समझता, केवल उसकी मजबूरी को देखता है। व्याख्या रहेगी। लेखक बताता है कि गूंगे बच्चे को घर पर बुआ और फूफा क्या करते हैं, मारते थे, क्योंकि उन्होंने उसे पाला था और उसे अपना अधिकार समझते थे। वे उससे बाजार में पल्लेदारी कराना चाहते थे ताकि वह रोज़ कुछ पैसे कमाकर उन्हें दे सके। बदले में वह उन्हें केवल बाजरे और चने की सूखी रोटियां दी जाती थी। इस अत्याचार से तंग आकर गूंगा घर छोड़ देता है और अब वहीं काम करता है। बच्चे उसे चिढ़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं, पर वह कभी नाराज़ नहीं होता। उसकी सहनशीलता उसके दुख और विवशता को दर्शाती है। चमेली के पति उसे सीधा साधा और भोला मानते हैं। वे जानते हैं कि उनके भीतर करुणा, मानवीय भावना भरी है, पर उसका गूंगापन उसकी अभिव्यक्ति को रोक देता है। वह बहुत कुछ कहना और करना चाहता है, पर बोल न पाने के कारण नहीं कर पाता। इस प्रकार उसका जीवन चुपचाप पीड़ा सहन करते हुए बीत रहा है। ठीक है। आप साहित्यिक सौंदर्य यहाँ पर आप लिख देंगे। तो इसमें करुण रस है, पूरे गद्यांश में करुणा और संवेदना का भाव व्याप्त है। यथार्थवाद है, समाज की निष्ठुर वास्तविकता का सजीव चित्रण किया गया है। चरित्र चित्रण है, गूंगे का सरल, भोला, सहनशील और पीड़ित व्यक्तित्व है। मानवीय संवेदना, करुणा, दया और सहानुभूति का भाव है। सरल भाषा शैली है, सहज, प्रभावपूर्ण और भावात्मक भाषा है। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 है। निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर लगभग 100 शब्दों में आपको देने हैं। पहला है, अब्बा ने पेंटिंग देखी और बेटे को गले लगा लिया। यह कौन सी पेंटिंग थी और बाकी चित्रों से यह कैसे अलग थी? इस पेंटिंग को बनाने का विचार हुसैन के मन में कब और कैसे आया? यह एक ऑयल पेंटिंग थी और इसमें इससे पहले बनाई गई पेंटिंग्स में मकबूल ने केवल चाक और वाटर कलर का इस्तेमाल किया था। यह पहली पेंटिंग थी जिसमें मकबूल ने ऑयल कलर के ट्यूब का इस्तेमाल किया था। हुसैन जिस दुकान पर बैठते थे, एक दिन उसके सामने किसी फिल्मी इश्तिहार का तांगा गुजरा। फिल्म थी सिंगड़। मकबूल इस पोस्टर को देखकर बहुत प्रभावित हुए और उसने मन में ऑयल पेंटिंग बनाने का विचार आया। सिंगड़ के पोस्टर ने मकबूल को इस कदर प्रेरित किया कि उन्होंने अपनी किताबें बेचकर ऑयल कलर की ट्यूब खरीद ली और पहली ऑयल पेंटिंग चाचा की दुकान पर बैठकर बनाई। अगला क्वेश्चन है, शरद को अपने जीवन में अनेक अनुभव हुए। क्या इन अनुभवों का उनके कहानीकार बनने में कोई योगदान रहा? उन्हें कहानी लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली, स्पष्ट कीजिए।
आंसर रहेगा शरद के जीवन के अनुभव बहुत विस्तृत थे। अपने जीवन में आए इन दृश्यों को देखकर उसके मन में बहुत से प्रश्न उत्पन्न हुए। इन्हीं प्रश्नों ने उनकी पर्यवेक्षण शक्ति को तीव्रता दी और संवेदना प्रदान की, जिसने उन्हें कहानीकार बना दिया। कहानी लिखने की प्रेरणा उन्हें अपने पिता की टूटी हुई अलमारी में रखी हरिदास की गुप्त बातें और भवानी पाठ जैसे अपाठ्य पुस्तकों को पढ़कर भी मिली। अगला प्रश्न दिया गया है, सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति शरद में बचपन से ही थी। पाठ में आई घटनाओं के आधार पर इस कथन की पुष्टि कीजिए। तो सूक्ष्म पर्यवेक्षण की प्रवृत्ति शरद में बचपन से ही थी। वह जो कुछ भी देखता उसकी गहराई में जाने का प्रयत्न करता और यह अभिज्ञता उसके प्रेरणा का बन जाती। दीदी का प्रसंग, मृत्युंजय का प्रसंग, विधवा का प्रसंग आदि किसी भी प्रसंग के साथ जोड़कर लिखे गए उत्तर को जो है आप उपयुक्त अंक मिल जाएंगे। उसी के अकॉर्डिंग जो है आप इसका आंसर डिटेल में लिख सकते हो। तो ये था कंप्लीट पेपर। आई होप सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हैं। सो वीडियो अच्छी लगी बच्चों तो एक छोटा सा लाइक ज़रूर करके चाहिएगा। वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को कीजिए सब्सक्राइब हर एक सब्जेक्ट की वीडियोज़ के लिए, प्रैक्टिस पेपर के लिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।